हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 के सेकंड लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने आपातकाल के बारे में बात किया था कि आपातकाल यानी देश में इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी को लागू करने के पीछे क्या कारण था। वो हमने 3 कारणों को महत्वपूर्ण तरीके से देखा था। एक आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण में बिहार और गुजरात का आंदोलन हमने देखा था, और तीसरा सरकार और न्यायपालिका के बीच के टकराव को हमने समझने की कोशिश की। जिसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आता है, और उसके बाद 24 जून 1975 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद सरकार के सामने एक संकट आती है और वो फैसला लेती है क्या, इमरजेंसी का, जो 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है। और फिर उसके हमने परिणाम को भी देखा कि जब लागू होने के बाद देश में क्या क्या उसका परिणाम निकला था। अब दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बीच पे तो चर्चा करेंगे कि इसके आपातकाल के संदर्भ में विवाद, यानी आपातकाल को लेकर के जनता के बीच में, उस समय के इतिहासकारों के बीच में एक विवाद है कि क्या इमरजेंसी लागू करना अनिवार्य था, क्या जरूरी था, या इमरजेंसी करना लागू करना जरूरी था। क्या इमरजेंसी के बिना लागू किए हुए भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, या इमरजेंसी लागू करके ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। इस बात को लेकर के विवाद है, और इसी विवाद को हमें इस लेक्चर में देखना है। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं। आपातकाल भारतीय राजनीति का एक सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। इसको लेकर के एक विवाद बना हुआ है कि क्या इमरजेंसी लागू करना जरूरी था या नहीं था। क्या बिना इमरजेंसी लागू किए हुए देश में फैली हुई समस्याओं का निदान ढूंढा जा सकता था, या इमरजेंसी लागू करने के बाद ही इसका निदान ढूंढा जा सकता था। क्या हमने जो आंदोलन किया था वो गलत था। ये सारे सवाल एक विवाद की स्थिति में है। सरकार तो यही कहती है ना कि हमने तो इमरजेंसी इसीलिए लागू कर दिया कि आपने काम नहीं करने दिया, आप काम नहीं करने दे रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आंदोलन करना हमारा कोई गुनाह नहीं था। आजादी से पहले भी हमने आंदोलन किया था शांतिपूर्वक, और हमारे संविधान तो हमको ये अलाउड भी करता है कि आप शांतिपूर्वक बिना हिंसा का सहारा लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। और रही सवाल गुजरात और बिहार की, तो ऐसा नहीं था कि गुजरात और बिहार के आंदोलन के दौरान कोई हिंसा हुआ था, वो भी तो शांतिपूर्ण ही थे। ऐसे परिस्थितियों में अगर आपने निर्णय लिया कि नहीं देश में इमरजेंसी लागू करते हैं, तो शायद आपका ये डिसीजन गलत था। इसी बात को लेकर के आज हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि क्या ये सही था या गलत था, विवाद की स्थिति थी। दोस्तों, इसका एक कारण है आपातकाल की घोषणा की जरूरत को लेकर के विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा, यानी इसके लिए क्या है, विवाद की स्थिति है, इसके लिए अलग अलग क्या है, दृष्टिकोण है। कोई कहता है कि इमरजेंसी लागू करना जरूरी था, तो कोई कहता है कि इमरजेंसी लागू करना जरूरी नहीं था। कारण यह है कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था। लोकतंत्र के काम को ठप कर दिया था बिना मतलब का इमरजेंसी लागू करके। लोगों का कहना है, क्या अब कहता है क्या आपातकाल जरूरी था 1975। देखिए, निश्चित तौर पर जरूरी था या नहीं था ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां तो यही कहती है कि बिना आपातकाल लागू किए भी उस समस्या का समाधान किया जा सकता था, जो तत्कालीन परिस्थितियों में देश में समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं, उसने क्या किया, इमरजेंसी लागू किया। कह रहा है कि 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यानी इससे पहले हमारे देश में 2 बार आपातकाल लागू जरूर हुआ था, लेकिन वो विदेशी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया गया था, नहीं कि आंतरिक गड़बड़ी को लेकर के। आंतरिक गड़बड़ी को लेकर के घोषणा नहीं की गई थी। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों का चाहिए कि वो ये निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। ये सरकार कह रही थी कि हमको लोकतंत्र को है और विपक्ष को चाहिए कि सरकार अपनी नीतियों के अनुसार काम करें। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से, अब देखिए उन्होंने कहा कि बार बार का धरना प्रदर्शन ये सही नहीं था, तो जो आलोचक थे, विपक्ष था, उसने कहा कि ये नई बात कौन सी है, हमने कौन सा गुनाह कर दिया आंदोलन करके। आजादी के पहले भी तो हमने अंग्रेजों के समय में आंदोलन किया था,
तब भी तो हमने आंदोलन किया था, और आंदोलन भी तो हुआ था तो ये तो शांतिपूर्वक ही था। कौन सा हमने आपको नुकसान किया? ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों का सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। और रही सवाल, हमें विरोध करने का तो अधिकार है, और बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन का ज्यादातर समय तो अहिंसक और शांतिपूर्ण ही तो था। तो फिर इसमें डरने की बात क्या थी? हमने कौन सा गुनाह किया था? हिंसा भी तो नहीं किया था। लेकिन आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही तर्क था। अब कह रहा है दोस्तों कि सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्य कुशलता बढ़ाना चाहती थी, ठीक है, ये अपना तर्क दे रही थी, और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम भी की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मसले शामिल थे। ये सब काम करना था इंदिरा गांधी को 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से। अब देखिए, अब इसके खिलाफ जो आपातकाल के आलोचक हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि सरकार के ज्यादातर वादे तो पूरे नहीं हुए। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने वादे की आड़ लेकर के ज्यादतियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी। यानी ज्यादातर इन लोगों ने तो काम जो किया था वो तो गलत किया था ना, सही तो था नहीं। जब सही नहीं था तो ये तो अपने बात को छुपाने के लिए इंदिरा गांधी कर रही है, ठीक है। आलोचकों ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई, इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी थी। शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई, इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी थी। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी भी दिया। इस प्रकार से देखा जाए तो उनका दखल अंदाजी बहुत ज्यादा था। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर के बड़े ही विवाद जो क्या कहेंगे, विवाद उठे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को भी भुगतान करना पड़ा। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएं हुई। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए भी मजबूर किया गया। यही तो हुआ आपातकाल के दौरान। अब यही तो पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, तो ये सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। आपातकाल के दौरान यही सब घटनाएं घटित हुई। अब कह रहा है कि आपातकाल का सबक क्या था? बिल्कुल साफ सबक था, 3 सबक था। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना अब बहुत कठिन था। आप आसानी से लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया
जा सकता था। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद को लिखित में दे दी जाएगी। अब ये बात हो गई कि अब जब भी इमरजेंसी लागू होगा तो लिखित रूप से दिया जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, लागू होगा। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति अब क्या हो गया, सचेत हो गया। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका भी निभाई। पहली बार में उन्होंने भूमिका अच्छा नहीं निभाया था। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। उसे एहसास हो गया था कि हमने रक्षा नहीं किया था, इसलिए हमें रक्षा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि आपातकाल के बाद की राजनीति क्या होती है। आपातकाल के बाद की राजनीति धीरे धीरे अब चुनाव की ओर बढ़ रही थी। 1977 के चुनाव के तरह से आपातकाल के अनुभव के बारे में जनमत संग्रह था। यानी 1977 में जो चुनाव था वो एक प्रकार के जनता की राय थी कि क्या जनता इस आपातकाल से खुश थी या अनखुश थी। खुश होगी तो इंदिरा गांधी को जिता देगी, अनखुश होगी तो इंदिरा गांधी को हरा देगी। आपातकाल के अनुभव के बारे में जनमत संग्रह था। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभव की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। यानी ये तो पता चल ही गया कि लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि जनता को पता लगा और उन्होंने अपनी गुस्सा वोट के माध्यम से निकाला। अब लोकसभा का चुनाव 77 में होता है। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया और 77 के मार्च में चुनाव हुए। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ गई थी। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी, जैसे जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी रखा गया और बाद में यह पार्टी भी उन्हीं के साथ मिल गई, जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ था कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। चुनाव में इस बार कांग्रेस के लिए जीतना एक कठिन बात हो रही थी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें ही मिली और 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। किसको? विपक्ष को, जनता पार्टी को। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत भी मिला था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश में उसे महज एक वोट मिला था, एक सीट मिली थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से, दोनों ही व्यक्ति अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। ठीक है, पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। 77 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहती, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों को संकेत दे दिया कि अगर आप काम अच्छा करेंगे तो जनता आपको चुनेगी, अगर काम आप अच्छा नहीं करते हैं तो जनता आपको नजरअंदाज भी कर सकती है, आपको आपके पद से हटा भी सकती है। अब जनता सरकार तो आ गई। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था।
चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मच गई। इसी होड़ में मोरारजी देसाई भी शामिल थे, चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे और जगजीवन राम भी शामिल थे। मोरारजी देसाई 1967 से के इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे थे। चौधरी चरण सिंह भारतीय जन लोकदल के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री, दो आदमी बने थे। ठीक है, प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर और सत्ता की खींचातान खत्म ना हुई। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चौधरी चरण सिंह की भी सरकार मात्र 4 महीने में ही सत्ता से बाहर हो गई। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से ये 80 है चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हो गई और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और यह सत्ता में आई। 77 से 79 के चुनाव ने लोकतांत्रिक राजनीतिक का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कला हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कहां छोड़ते हैं, उसे दंड देते हैं। ठीक है, और सरकार दंड ने दे दिया कि नहीं, मैं आपको हरा सकता हूं। क्योंकि देखिए, विजन साफ होनी चाहिए कोई काम करने का। अब आपका विजन ही नहीं था, जनता पार्टी के सामने ना कोई विजन था, ना कोई दूरदर्शिता थी। ये बदले की भावना से सारा काम मोरारजी देसाई कर रहे थे, इसीलिए 2.5 सालों में सरकार गिर गई। विरासत फिर से इंदिरा गांधी ने अपना वापस लिया और पुनः एक बार 80 के चुनाव जीत करके सिद्ध कर दिया कि असली ताकत इंदिरा गांधी ही है। 69 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारा, गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेट कर चलती थी, लेकिन अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचार द्वारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरह कितना खींच पाती है। इसे साथ साथ रह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर ही निर्भर हुई। अप्रत्यक्ष रूप से 77 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुख्य मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 77 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था। खासकर उत्तर भारत में तो लोकसभा के चुनाव के बाद 77 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर अंतिम अध्याय में इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर के उठा। स्पष्ट है इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव की स्थिति उभर कर सामने आई। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये देखा कि इमरजेंसी लागू हुआ, परिणाम क्या निकला, उसके बाद किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुआ, कैसे सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार भी आ गई और उसने भी अच्छे काम नहीं किए, इसका नतीजा उन्हें भी भुगतना पड़ा और दोबारा इंदिरा गांधी ने अपनी वापसी करती है 1980 में और वापसी करके कांग्रेस को मजबूत करती है। इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निश्चित तौर पर दोस्तों हमने बहुत बेहतर तरीके से इसे बताया है। आप इसे रुक रुक करके वीडियो को आप आराम से एक एक नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।